तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें अपना शिक्षण अभिरुचि किस टाइप से पूछा जाता है, उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चूँकि जो शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन रहता है वो बहुत डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वो आदमी की सोच और उसकी समझ, उसके थिंकिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस क्वेश्चन को आंसर देता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग को इसमें जो आंसर देना रहता है वो एक शिक्षक बन के देना रहता है या एक बच्चा की तरह आपको आंसर देना है, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रहता है, संस्थान से, शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड रहता है। तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज उसका रहना चाहिए। और कुछ वैज्ञानिक के जो सोचते हैं उसके बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ, उसको मैं आप लोग के भी बताऊँगा ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है थॉमसन के अनुसार विद्यालय का कार्य है। तो थॉमसन के अनुसार, जो थॉमसन जो एक शिक्षाविद थे, उसके अनुसार जो इसका पहला विद्यालय का कार्य होता है वो हमारा, जैसे कि पहला है सामुदायिक जीवन प्रशिक्षण प्रदान करना होता है, या चारित्रिक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण प्रदान करना, उपरोक्त समस्त। तो ऐसे में जैसे कि हम लोग देखते हैं तो इसमें ये जो थॉमसन का जो सिद्धांत उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उस थॉमसन जी बोलते हैं कि इसमें तो हम लोग सामुदायिक प्रशिक्षण भी लागू करते हैं, और चारित्रिक प्रशिक्षण भी लागू करते हैं, और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तभी एक विद्यालय, अच्छे विद्यालय का निर्माण हो सकता है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर आएगा वो उपरोक्त सभी सब आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरौपचारिक शिक्षा का विशिष्ट अंग है व्यापकता एवं लचीलापन, पाठ्यक्रम एवं विधि व्यापकता, ज्ञान वृद्धि एवं कौशल, या उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसका भी आंसर जो है उपरोक्त सभी सत्य में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यापकता में लचीला होना चाहिए शिक्षा जो है, और पाठ्यक्रम विधि भी व्यापकता रहना चाहिए, और ज्ञान विधि और कौशल भी रहना चाहिए। तो मोस्टली आंसर में जैसे उपरोक्त सभी रहेगा, तो उसमें जो आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ कि उसमें उपरोक्त समस्त का आप लोग को टिक मार्क करके आना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन है दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है, खुले अधिगम प्रक्रिया में, सतत अधिगम प्रक्रिया में, स्पष्ट अधिगम प्रक्रिया में, या वांछित अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, तो दूरवर्ती शिक्षा मतलब जो है इंटरनेट के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से दिया जाता है। तो इसके लिए परिस्थितियाँ जो है वो खुला अधिगम होना चाहिए, मतलब कहीं तरफ से जो है समस्या नहीं होना चाहिए, और जो खुला एकदम स्वतंत्रता रूप में होना चाहिए। तो दूरवर्ती शिक्षा का यही परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जो है खुले अधिगम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है संप्रेषण के माध्यमों के विकास से किस प्रकार की शिक्षा के प्रत्यय को बढ़ावा मिलता है। तो सर संप्रेषण मतलब हम लोग को संप्रेषित करके इसमें बताया जाना रहता है। तो सबसे जो विशिष्ट माध्यम रहता है वो दूरी की शिक्षा के लिए ये इसको लागू किया जाता है। ठीक है, संप्रेषण मतलब जो ऑनलाइन माध्यम से होता है उसको हम लोग जो है दूरी की शिक्षा के लिए, आप लोग याद रखिएगा, दूरी की शिक्षा के लिए हम लोग इसको लागू करते हैं या प्रत्यय को बढ़ावा मिलता है। दूरी की शिक्षा के लिए हम लोग को संप्रेषण के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता है। तो दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता देखते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा की सबसे जो पहला ऑप्शन है, दूरवर्ती शिक्षा में संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग को प्रमुखता दी जाती है। दूरवर्ती शिक्षा के द्वारा अनुदेशन में गुणात्मक विकास किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा में छात्रों को अध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, या उपर्युक्त सभी सत्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा, क्योंकि जो दूरवर्ती शिक्षा में जो है संप्रेषित करके हम लोग पढ़ाते हैं, और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जो है गुणात्मक विकास होता है, जो कौशल में विकास होता है, बच्चों की स्किल डेवलप होता है। उसके बाद जो सी ऑप्शन है
इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है कि हम लोग कैसे भी पढ़ा सकते हैं या कुछ भी टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा का ये बहुत ही एक अच्छा उपयोग यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो उपर्युक्त सभी आएगा। तो इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खुली शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोजगार पर पाठ्यक्रमों को प्राप्त कर बेरोजगारी को समाप्त करना है, राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना है जो अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना चाहते हैं, या उपर्युक्त समस्त सत्य। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो उपर्युक्त सभी सत्य आएगा, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो आंसर रहता है उपर्युक्त सत्य, अगर आप लोग के जो क्वेश्चन में दे दिया है तो आप लोग को उसी वही टिक मार्क करके आना है। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा है, खुली शिक्षा प्रणाली में जो है क्या लागू होता है, ठीक है। तो खुली शिक्षा प्रणाली में आयु की सीमा नहीं होती, समय का बंधन नहीं होता, सभी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या उपर्युक्त जो है सभी सत्य है। तो इसमें भी आंसर जो है उपर्युक्त सभी सत्य आएगा। मैं यहाँ पर सभी पूरा, जैसे कि अपन लोग को जो पॉजिटिव आंसर दिखता है तो उसमें जो और उपयुक्त सत्य का ऑप्शन रहता है तो उसमें आप लोग को उपयुक्त सत्य जो है मोस्टली आप लोग को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा में किन व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा में किन व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को पूछा है। तो शिक्षित व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए कि सरकार के द्वारा होना चाहिए, कि सरकार और प्राइवेट समितियों के द्वारा या गैर समितियों के द्वारा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सरकार व प्राइवेट समितियों के द्वारा होना चाहिए, ताकि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो उसमें सहमति बढ़ती है और उसमें रुचि जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं, शाला का संकुल का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया जाता है? तो शाला संकुल का सुझाव जो है वो हम लोग कोठारी आयोग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कोठारी आयोग एक प्रमुख आयोग है, इसको आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 108 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। तो उसके बारे में, जैसे शाला संगम का उद्देश्य है, शाला संगम का जो प्रमुख उद्देश्य हो प्रशिक्षण में सुधार करना है, कि अनुदेशन में सुधार करना, शिक्षण में सुधार करना, या उपरोक्त सभी असत्य है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा है, ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त असत्य। तो सबसे पहले हम लोग 108 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि शाला संगम, मतलब इसमें शाला का जुड़ाव होता है, ठीक है। तो शाला संगम का सबसे विशिष्ट जो है वो शिक्षण में सुधार होता है, ताकि एक दूसरे से जो है मिलकर उसमें सीखते हैं, तो जिससे शिक्षण में जो है सुधार होता है। तो असत्य नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, शिक्षण में सुधार करना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट में आते हैं, कैप योजना है। कैप योजना के बारे में आप लोग को पूछ सकता है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कैप योजना क्या है। तो कैप योजना है हमारा भ्रमण योजना, प्राथमिक शिक्षा का व्यापक उपागम, जनसंख्या शिक्षा योजना, या उपरोक्त सत्य असत्य। तो इसमें सब कैप योजना जो है अपना रहता है वो प्राथमिक स्तर के लिए रहता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए रहता है। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा का व्यापक उपागम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका विचार जो है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप लोग को जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्कूल के जो दीवार रहता है उसके नीचे में जो बनाया जाता है ब्लैक बोर्ड, उसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। तो इसका जो योजना है उस पर विचार 1986 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे देश में जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो मतलब 1983 से प्राप्त हुआ है, ठीक है। 1983 से जो है कंप्यूटर का उपयोग चल रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद भारत में कक्षाओं के क्लास योजना को कब और कितने विद्यालयों में लागू किया, ठीक है। तो भारत में जो है क्लास योजना को हम लोग जुलाई 1984 से 250 जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को स्किप कर देना चाहिए थोड़ा सा,
क्योंकि ऐसा जो लेंदी रहता है वो सामान्यतः नहीं देखा जाता है। तो इसको आप लोग जुलाई 1984 से जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है अपन लोग उपयोग करते हैं वो शिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए जो है करते हैं, ठीक है। शिक्षण एवं मूल्यांकन, और जैसे शैक्षिक प्रबंधन विकास संगठन के लिए भी करते हैं हम, शोध या खोजबीन करने या डाटा का प्रक्रम इसको सहेज के रखने के लिए हम लोग। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा जो है सभी के सभी सत्य है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कंप्यूटर शिक्षा में सर्वाधिक उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। तो सर्वाधिक कार्य अपन लोग को जो है मूल्यांकन का कैलकुलेट करना, उसको सहेज के रखना, डेटा बना के रखना, उसके लिए हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पर आधारित अधिगम की प्रमुख विशेषता है। तो कंप्यूटर पर आधारित प्रमुख विशेषता ये है कि कंप्यूटर के द्वारा हम लोग जो है कंप्यूटर के माध्यम अधिक छात्रों को एक साथ लाभान्वित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक समय में केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। एक ही समय में जो है एक उत्तर, मतलब इसमें जो है व्यापकता नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं शिक्षण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यक्ति प्रभाव से मुक्त रहती है। तो इसमें जो है तीनों आंसर जो है आ जाएगा, इसमें जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका जो प्रमुख आंसर रहेगा वो उपरोक्त समस्त आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य अपनी प्रकृति के अनुसार होते हैं, ठीक है। मूल्य अपनी क्या है, प्रकृति के अनुसार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो व्यवहारिक अनुसार होता है, ठीक है, व्यवहारिकता के अनुसार होता है। मूल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। मूल्य की प्राप्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से भी होती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त समस्त असत्य है। तो इसमें जो है उपरोक्त दोनों सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग उपयोग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो उपरोक्त दोनों प्रक्रिया होगी। तो उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षण के माध्यम से प्रापणीय मूल्य है। तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो है नैतिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा उपयुक्त सभी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण के द्वारा शिक्षा के माध्यम से निम्न में से किस सांस्कृतिक मूल्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग छात्रों के प्रति सम्मान मुक्त व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद जो है धरोहर में गौरवान्वित ये भी हो सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महापुरुषों में पर्वत में निष्ठा प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें जो है मोस्टली यही रहता है कि उपर्युक्त सभी आंसर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे आ जाते हैं महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको वो था व्यक्ति की संपूर्ण विकास, मतलब व्यक्ति की जो संपूर्ण जो हम लोग विकास कर सकते हैं उसको बताया था हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा व्यक्ति का संपूर्ण विकास। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी कारक क्या है। तो समाज में जो सबसे जो वो है शिक्षा जो है बहुत कुछ प्रभाव कर सकता है या प्रभाव ला सकता है हमारे जो समाज में, या परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बुनियादी शिक्षा किसकी देन है। तो बुनियादी शिक्षा जो यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, इसलिए इसमें इसका जो आंसर आएगा वो महात्मा गांधी आएगा, ठीक है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सर्वांगीण विकास करना होता है या चारित्र्य विकास, मतलब सर्वांगीण में जैसे सर्वांगीण आएगा तो इसमें आप लोग का सब चीज़ आ जाता है इंक्लूड करके। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद 125 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य चरित्र निर्माण है, यह कथन किसने दिया था, ठीक है। तो यह कथन जो है हार्गस्ट वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जो कि एक बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के किस समय में स्थान उपस्थिति की पूर्व निर्धारित सीमाएं नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा में जैसे कि औपचारिक शिक्षा तो अपन लोग
निर्धारित नहीं होती है, बोल रहे थे निर्धारित औपचारिक शिक्षा अपन लोग जैसे प्राइवेट जो नहीं गवर्नमेंट जैसे टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही थी, इसको हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के थ्रू हम लोग अपने फ्रेंड्स या ग्रुप सर्कल में आप लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें जो है कुछ की जो है सीमाएं नहीं होती, तो इसमें जाया जाएगा अपना अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अपना बी आंसर सही होगा। तो उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो एक आर्टिकल 86 के द्वारा हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है बच्चों के मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 86 इसका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है ये है, भारत की केंद्रीय सरकार किसकी शिक्षा व्यवस्था देखती है? तो भारत की जो केंद्रीय सरकार है वो सबकी शिक्षा को देख के अपना जो है निर्णय लेती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद जो है देश के पूर्ण साक्षरता के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। तो प्राथमिकता देने के लिए हम लोग प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है जो भविष्य के बच्चे आ रहे हैं वो आगे चल के भी सुधर सके। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन अपना है एडम का। ठीक है, एडम भी एक मनोवैज्ञानिक थे, ये जो रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, शिक्षा का गत्यात्मक पहलू ये कथन है एडम का। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, शहर से दूर क्या रहता था? शहर से दूर रहता था, जो है अपना जो गुरुकुल रहता था वो शहर से दूर एकांत जगह में रहता था, जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, एमिल के बारे में आप लोग को पूछ सकते हैं। तो एमिल एक शिक्षा पर आधारित एक पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि एमिल क्या है, तो पूछे तो एमिल एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक क्या प्रक्रिया है? इसमें एक क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जीवन है। ठीक है, जीवन पर्यंत, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा सा ये जीवन पर्यंत है। ठीक है, जीवन पर्यंत। ठीक है, जीवन पर्यंत ये है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयासों के लिए लिया जाता है। तो ये कथन किसका है, ये पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो सबसे इसका जो कथन है, ये जो बोला था वो है मैकाजी ने बोला था। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, संकुचित शिक्षा में हमारी शक्तियों विकास का सुधार ये प्रक्रिया है मैकोजी का। ठीक है, मैकेंजी का जो है ये बोला था। ठीक है, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद अपन लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके मनुष्य अपने भौतिक सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यह कथन है टी रेमॉन्ड का जो है कथन है। इसमें जो भौतिक और सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण जो है मनुष्य बना लेता है। ठीक है, तो ये कथन इसने बोला था। उसके बाद अपन लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है एडिसन। ये जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है एडम का। ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? एडम ने कहा है। उसके बाद 137 नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में उन शक्तियों गुणों का दिग्दर्शन होता है या उसका विकास शिक्षा के बिना असंभव है। यह कथन जो है इसको भी जो है एडम ने बोला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एडम। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को कहा जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो है छात्रों को समनेर नाम दिया जाता था। ठीक है, समनेर नाम आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद शिक्षा से अभिप्राय बालकों के सुदृढ़ मन, आत्मा
सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है, यह कथन है जो है महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर इसके जो है समर्थक नहीं थे। दयानंद सरस्वती जो है वो एक सामाजिक विचारधारा के जनक थे, और सुकरात जो है ये भी इससे रिलेटेड थे। बाकी जो ये कथन है वो शिक्षा एक सर्वोत्तम शक्तियों का जो कथन है वो एक महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो उसके बाद अपन लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं बीएड। ये यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट चालू होता है। बीएड एमएड पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। तो बीएड जो और एमएड का जो पाठ्यक्रम है वो अपना बीएड एमएड का जो पाठ्यक्रम बनाने का जो रहता है वो यूजीसी नेट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो यूजीसी द्वारा किया जाता है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्यालयों में होने वाला कार्य जिसमें विद्यालय से सहयोग लिया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय से जो है राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा जो है सहयोग लिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय में सामान्यतः प्रवेश दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश है वो प्रक्रिया होती है, इंट्रेंस एग्जाम होता है जो है 6वीं कक्षा से प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है एससीईआरटी की जो एनसीईआरटी की स्थापना जो है वो कब किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग को पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एनसीईआरटी इसका जो नाम है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी इसका जो पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो उसके लिए पुरस्कार जो है वो एक निर्धारित तिथि में होता है, वो है 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के दिन को दिया जाता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार शिक्षकों को कौन प्रदान करता है? राज्य स्तरीय शिक्षक को जो है मुख्यमंत्री प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर राज्यपाल भी कर देता है, तो इसमें जो बड़ा है उसको लिखते हैं राज्यपाल, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो जो है शिक्षा उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है वो 2010 तक रखा गया था, ठीक है। ये आप लोग को पूछ सकते हैं। इसके बाद इसको तो पूछा नहीं जाता। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है वो रायपुर में स्थित है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आंग्ल भाषा का शिक्षण संस्थान जो है रायपुर में स्थित है। आप लोग उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर तक मेले का आयोजन करता है। छत्तीसगढ़ में जो है मेले का आयोजन कौन करता है? एससीईआरटी करता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिएगा। एससीईआरटी तो राज्य लेवल में रहता है, तो इसलिए यही करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय जो है स्थित है वो कोरबा में स्थित है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप करता हूँ कि आप लोग को शिक्षण अभिरुचि के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा, और इसके बारे में जो है मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगा। सो आप लोग को मेरे चैनल पे बने रहेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।